लू शांग ने अपने हाथ जेबों में डाले और जब उसका शरीर मार्शल फायर छोड़ रहा था, वह आसमान में शहर की ओर उड़ने लगा। उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना ध्यान स्थिर किया, यह महसूस करते हुए कि वह अब शक्ति इकट्ठा करना जारी नहीं रख सकता। अगर वह जारी रखता तो वह स्वर्ग, पृथ्वी और अपने ग्रह की प्रकृति की ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर देता, जिससे उसकी दुनिया पूरी तरह से शांत हो जाती। रात हो चुकी थी और आसमान सितारों से भरा हुआ था। शांत भाव से लू शांग ने अनमोल आकाश पर विचार करना शुरू किया और अपने विचारों में डूब गया। यह वैसा ही था जैसा लैंड चेन ने कहा था। छोटा नीला ग्रह अब उसे समाहित नहीं कर सकता था और विशाल तारकीय ब्रह्मांड अब से उसका मंच बनने जा रहा था। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि अब उसके पास जो शक्ति थी, उससे वह एक ही वार में किसी ग्रह को नष्ट कर सकता था या नहीं। उसने महसूस किया कि वह अभी भी किसी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम होने से बहुत दूर था, क्योंकि ग्रह अंडे की तरह नहीं था, जहां खोल को तोड़ने पर तरल बाहर निकल जाएगा। वह जानता था कि ग्रह का अंदरूनी हिस्सा सबसे अधिक प्रतिरोधी हिस्सा था। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान उसकी मुट्ठी पर केंद्रित हो गया। वह बहक रहा था। वह अभी अभी स्तर 9 पर पहुंचा था और पहले से ही ग्रहों को नष्ट करने के बारे में सोच रहा था। उस पल उसके सिर में किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देने लगी। लू शांग ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखें डर और भ्रम में चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि कई आवाजें मदद मांग रही थीं। वह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या हो रहा था। लू शांग उन शहरों में से एक को देखने में सक्षम था जिस पर जी की सेना द्वारा हमला किया जा रहा था। जमीन लाशों से भरी हुई थी और आंखों में आंसू लिए एक मां अपनी बेटी को गले लगा रही थी। अब जब मार्शल संत भी हार गए थे, तो कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन बचा पाएगा। डर और निराशा से भरे चेहरों के साथ जीवित बचे लोगों ने अपना मुंह खोला और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। यह सुनकर लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा सदमे में खुला रह गया। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से नीली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने का फैसला किया। लू शांग की ऊर्जा पूरे इलाके में फैलने लगी, पूरे इलाके को स्कैन करने लगी। लू शांग इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा पूरे देश में फैलने लगी। कई सेकंड बाद इसने पूरे ग्रह को कवर कर लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके पूरे ग्रह को स्कैन करने की योजना बनाई थी। कहीं और एक जी था जो झेनियो को पकड़े हुए था, जिसके सिर में चोट लगी थी, जबकि इजी की आंखें बुराई से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि संरक्षक देवता जिन पर मनुष्य भरोसा करते थे, वे कुछ भी नहीं बल्कि कमजोर थे। इजी ने झेनियो के सिर को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा घावों से भरा था और उसने जो मुखौटा पहना था वह टूट गया था। चाहे जितनी भी बार इजी ने इस अनुभूति का अनुभव किया हो, इससे उसे हमेशा बहुत मजा आया। इजी ने अपना मुंह खोला और हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे हमेशा यह देखकर संतुष्टि मिलती थी कि कैसे एक निम्न सभ्यता के मूल निवासी एक भारी शक्ति के सामने कांपते हैं। उनके चेहरे डर से भरे होते हैं। वह झेनियो के पास गया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ मनुष्यों को कमजोर लेकिन जिद्दी कहा। घायल झेनियो ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, क्योंकि अगर वह अपने दो दोस्तों के साथ शर्त नहीं लगाता तो वह 1 और महीने तक ग्रह को नष्ट करने का आनंद ले सकता था। उसने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया और एक गंभीर नजर से इसे आखिरी बार दोहराने का फैसला किया।
उन्हें ग्रह के सभी संसाधनों को सौंपने का आदेश दिया। उसकी आंखें दुष्टता से भर गईं और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अन्यथा वह ग्रह पर सभी सभ्यताओं को एक शहर प्रति घंटे की दर से नष्ट कर देगा और सभी को मार देगा। जेन्यू इतनी घायल हो गई थी कि वह बेहोश हो गई। इजी ने उसका सिर छोड़ दिया और उनसे जल्दी से जल्दी ग्रह के सभी संसाधन लाने के लिए कहा। जेन्यू का शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा और फिर जमीन पर जा गिरा। इजी ने बताया कि सभ्यताओं को नष्ट करना भी एक बहुत ही थकाऊ और उबाऊ काम था। जेन्यू का शरीर जमीन पर जोर से गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर सभी घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बर्बाद हो चुके हैं। तभी एक आदमी ने आसमान की ओर इशारा किया और हैरान भाव से सभी को देखने के लिए कहा। सभी ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखने लगे, जिससे उनकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके जबड़े सदमे में खुले रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इजी ने उन्हें गंभीर नजर से देखना शुरू कर दिया और आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाया कि वे सभी उसकी ओर क्यों देख रहे थे। उसे नहीं पता था कि वे अब मरने से डरते नहीं थे। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वे उसे नहीं देख रहे थे, बल्कि उसके सिर के ऊपर किसी चीज को देख रहे थे। तभी मार्शल ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट आसमान से इजी की ओर उतरने लगा। वह पलटा और यह देखकर उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। ध्यान उस पर केंद्रित था। वह डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं और जब उसे एहसास हुआ कि यह ऊर्जा का विस्फोट नहीं बल्कि एक हाथ था, एक विशाल हाथ। सुनहरी ऊर्जा से बना एक शक्तिशाली मार्शल हाथ दिखाई दिया और उसकी तुलना में इजी की ओर उतरने लगा। इजी एक चींटी की तरह लग रहा था। वह भ्रमित था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस ग्रह पर इतने शक्तिशाली व्यक्ति का अस्तित्व कैसे संभव है। जैसे ही हमला करीब आ रहा था, मार्शल स्पिरिट की उंगली बलपूर्वक इजी की ओर उतरने लगी। उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा और एक उग्र नजर से महसूस किया कि मार्शल स्पिरिट बहुत शक्तिशाली थी। वह नहीं जानता था कि उपयोगकर्ता कौन था। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए इजी ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह हमले को रोकने में भी सक्षम नहीं था। हाथ से कई मार्शल ऊर्जाएं निकलने लगीं, जिससे इजी की तुरंत मौत हो गई। इजी क्रोधित था, क्योंकि अपनी मृत्यु के क्षण में भी वह नहीं जान पाया कि उपयोगकर्ता कौन था। पश्चिम के मार्शल का ध्यान मार्शल हाथ पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इजी, एक भयंकर और अजेय विदेशी आक्रमणकारी, एक पल में मर गया था। केंद्रीय जिले के मार्शल की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। मार्शल हाथ ने इजी को ऐसे कुचल दिया था जैसे वह मच्छर हो। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। दूसरे मार्शल का चेहरा पसीने और खुशी से भर गया था। वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या देवता वास्तव में मौजूद हैं। लेकिन उसने जल्दी से खुद को आश्वस्त किया कि वे मौजूद थे। उसे यकीन था कि एक देवता प्रकट हुआ था। जेड सम्राट बेकार नहीं खड़ा था और उन्हें बचाने आया था। मुस्कुराते हुए योद्धाओं ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और इजी की मौत का जश्न मनाने लगे। और भले ही उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, वे खुश थे। जिन्यू, जिसका शरीर खून और घावों से भरा हुआ था, जमीन पर बैठ गई और एक हाथ उस पर टिका दिया। उसका ध्यान आसमान पर था और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उसे नहीं पता था कि लड़ाई इतनी अचानक कैसे खत्म हो गई।
उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसे नहीं पता था कि इजी को किसने मारा था। आसमान में धुएं का एक पर्दा बन गया और जब वह गायब हो रहा था तो किसी की आकृति दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद एक योद्धा दिखाई दिया और उसके ऊपर एक शक्तिशाली अग्नि फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाने लगा। योद्धा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। पहले तो उसने सोचा कि वह कोई देवता है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह आकृति काफी जानी पहचानी थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह लुशेंग था तो उसकी आंखें आश्चर्य और आंसुओं से चौड़ी हो गईं। हमारा लड़का शान से जमीन पर उतरा और उसकी ओर चलने लगा। शांत भाव से लुशेंग ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखने लगा और महसूस किया कि उसने बहुत कुछ सहा है। जिन्यू चुप रही, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लुशेंग ने उसका हाथ थामा और उसे खड़ा होने में मदद की। घायल योद्धाओं का एक समूह उनकी ओर चलने लगा। बैंगनी बालों वाले आदमी का ध्यान लुशेंग पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग ने इजी को बिना यह जाने मार दिया कि वह लेवल 9 पर पहुंच गया है या नहीं। लियू परिवार की हवेली में टीवी देख रही बहन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और पूछा कि क्या यह वास्तव में लुशेंग था। पीछे खड़े माता पिता का ध्यान टीवी पर केंद्रित था और उनके मन में जिज्ञासा भर गई। भ्रमित नजर से मां ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और पसीना बहाए बिना नहीं रह सकी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग इतना महान था। पिता की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और वह मुंह खोले बिना नहीं रह सका। उसी समय लुशेंग की सहेली भी टीवी देख रही थी। उसे यह देखकर पसीना आने लगा कि लुशेंग ने इजी को हरा दिया है। दाढ़ी रखने वाले गुरु टीवी देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे और लुशेंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लियू कैमिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सदमे में चले गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि लुशेंग युद्ध के देवता थे। खुशी से चमकती आंखों के साथ लुशेंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मुस्कुराते हुए देर से आने के लिए माफी मांगी, यह बताते हुए कि वह अभी-अभी एकांत से बाहर आया है। सभी योद्धा चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जेन्यू, जिसकी आंखें बंद थीं, एक ऐसे दुश्मन के बारे में सोचने लगी जिसे उनमें से कोई भी मार्शल संत हरा नहीं पाया था। उसे लुशेंग ने बिना देखे ही कुचल दिया था। उसने इसे बहुत बेतुका माना, क्योंकि दुष्ट भाले को भी नहीं पता था कि उसे किसने मारा था। उसने सोचा कि क्या लुशेंग अभी भी इंसान है और क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति जो अभी-अभी लेवल 9 पर पहुंचा है, वह पीक लेवल 10 को मार सके। वह लुशेंग के पास गई और उत्सुकता से पूछा कि उसकी मार्शल स्पिरिट की ऊंचाई कितनी है। उसकी आवाज सुनकर लुशेंग का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और शांत नजर से बताया कि उसने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह से मुक्त करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि स्वर्ग से शक्ति प्राप्त करना और पृथ्वी बहुत विशाल थी और नीले ग्रह की नींव को नष्ट कर सकती थी। उसे पता चलने से पहले अधिक उन्नत संसाधन प्राप्त करने के लिए लैंचेंग के साथ जाना पड़ा। जेन्यू खड़ा हो गया और चुप रहा। एक हर्षित नजर के साथ दक्षिणी मार्शल ने अपनी मुट्ठी उठाई और घोषणा की कि लुशेंग युद्ध का देवता और मानवता का उद्धार करता था। केंद्रीय जिला मार्शल ने चुपचाप लुशेंग को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने आखिरकार इतिहास के जन्म को देखा था और उनके अनुसार लुशेंग बहुत शक्तिशाली था। काले बालों वाले व्यक्ति की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं जब उन्होंने महसूस किया कि सुंदर लुशेंग कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन राष्ट्र के प्रसिद्ध मार्शल संत थे। यह सुनकर सभी का ध्यान हमारे लड़के की ओर गया। वे सभी उसकी ओर दौड़ने लगे।
यह देखकर लुशेंग घबरा गया। सभी ने लुशेंग को घेर लिया और अपनी मुट्ठी उठाई, यह कहते हुए कि वह सबसे शक्तिशाली था। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। क्षेत्र से कुछ ही दूर नीले ग्रह के समान एक और सुंदर ग्रह था। गंभीर भाव के साथ लू शांग ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसकी आंखों से मार्शल फायर निकलने लगा। लू शांग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति को छोड़ना शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 11वें स्तर पर थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका तारकीय मार्शल शरीर किस स्तर के बराबर है। लू शांग ने अपना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखा और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि उसके गुरुओं के मार्गों के साथ विलय के बाद उसकी मार्शल आर्ट भी बहुत विकसित हो गई थी, लेकिन उसके लिए अपने वर्तमान स्तर का स्पष्ट रूप से वर्णन करना असंभव था। लाभ बहुत बड़ा था और इसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए एक लंबी और गहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। लू शांग का ध्यान एक ग्रह पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मार्ग पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए इसे व्यवस्थित करने का फैसला किया। उस समय लू शांग की आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं और उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था, क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें फिर से खुशी से चमकने लगीं और एक और बाहरी व्यक्ति को अपनी ओर आते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपने प्रयोगों के लिए उन्हें गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। विशाल तारकीय अंतरिक्ष में नीले ग्रह से हजारों प्रकाश किलोमीटर दूर मोटे आदमी और लंबे बालों वाले आदमी के अंतरिक्ष यान तेज गति से उसके निर्देशांक की ओर यात्रा कर रहे थे। जब मोटा आदमी एक और मांस की जांघ खा रहा था तो कुर्सी पर बैठा लंबे बालों वाला आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। उसे फ्रेंडो कहकर पुकारा और पूछा कि वह इस मामले के बारे में क्या सोचता है। फ्रेंडो के अंतरिक्ष यान में राजकुमारी फर्श पर लेटी हुई थी। उसके फटे हुए कपड़े के साथ मोटा आदमी पहले ही उसके साथ काफी समय बिता चुका था। उसने अपनी मांसल जांघ का एक निवाला खाया और शांत दृष्टि से कहा कि सीधे उस जगह जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां इजी का निशान खो गया था। उसने अनुमान लगाया कि शायद वह स्टार पुलिस के गश्ती दल में भाग गया था और शायद उन्होंने उसे पहले ही मार दिया था। लंबे बालों वाला आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। उसके अनुसार अगर इजी मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि इस तरह उन्हें लूट का माल उसके साथ साझा नहीं करना पड़ता। फ्रेंडो ने सिस्टम विंडो का निरीक्षण करना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह समझाते हुए कि किसी भी मामले में उन्हें जाकर देखना चाहिए और स्थिति की रिपोर्ट बॉस को देनी चाहिए, जिससे प्रस्थान का आदेश मिल सके। अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष कूद को सक्रिय किया और उस आकाशगंगा के लिए मार्ग निर्धारित किया जहां लुशेंग का नीला ग्रह स्थित था। कई मिनट बाद जहाज नीले ग्रह पर पहुंच गए। एक हर्षित नजर के साथ लंबे बालों वाले आदमी ने जहाज का बटन दबाया और एक मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि यह नीला ग्रह वास्तव में सुंदर था और पहले ऊर्जा स्कैन को सक्रिय करने का फैसला किया। अंतरिक्ष यान ने नीले ग्रह को स्कैन करना शुरू कर दिया। आदमी ने ध्यान से देखना शुरू किया और सिस्टम ने बताया कि उसने 9 और उससे ऊपर के स्तर के ऊर्जा स्रोत का पता लगाया है। फ्रेंडो ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और भ्रमित नजर से कहा कि यह अजीब था। लंबे बालों वाले आदमी का ध्यान सिस्टम विंडो पर था और उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। फ्रेंडो का चेहरा पसीने से भर गया
और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह जानता था कि इजी का जहाज स्पष्ट रूप से ग्रह पर था, लेकिन स्कैन ने 10 या उससे अधिक स्तर का कोई ऊर्जा स्रोत नहीं दिखाया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इजी ने जहाज को छोड़ दिया और भाग गया। लंबे बालों वाले आदमी की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने यह स्पष्ट कर दिया कि इजी की मौत या भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वे स्टार पुलिस नहीं थे। रिपोर्ट करने के लिए जहाज को वापस पाना जरूरी था। यह कहने के बाद उसने एक घमंडी नजर दिखानी शुरू कर दी। यह सुनते ही फ्रेंडो के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे लगा कि वह सही था। एक दुष्ट मुस्कान के साथ फ्रेंडो ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिया। लंबे बालों वाले आदमी की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अब वे इस ग्रह को भी लूट सकते हैं। वह जूल्स और उसकी टीम के सदस्यों की कल्पना करने लगा, जो कई ग्रहों पर जाने जाने वाले कुख्यात क्रिम्सन आई स्टार समुद्री डाकू कबीले के सदस्य थे, जो बहुत ठंडे थे। उनके लिए उनके साथियों की जिंदगी या मौत कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक उनका अपना जीवन और पैसा सुरक्षित था, बाकी सब कुछ अप्रासंगिक था। वह खड़ा हुआ, सिस्टम पैनल से दूर चला गया और मुस्कुराते हुए नीले ग्रह पर उतरने का फैसला किया। तभी जहाज के सिस्टम ने एक अधिसूचना जारी की। यह सुनते ही उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। एक बार जब वह मुड़ा, तो सिस्टम ने नीले ग्रह को स्कैन करना शुरू कर दिया और पता चला कि एक नया ऊर्जा स्रोत का पता चला था। प्रारंभिक स्कैन का परिणाम गलत था, इसलिए एक नया स्कैन किया जा रहा था। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने खुलासा किया कि स्तर 10 या उससे अधिक का ऊर्जा स्रोत पता चला था। सिस्टम ने फिर से स्कैन करना शुरू किया और पता चला कि एक शक्ति 1110 या उससे अधिक का स्रोत पता लगाया गया था। कुछ ही समय बाद सिस्टम ने बताया कि स्कैन का परिणाम गलत था, इसलिए एक नया स्कैन किया जा रहा था। सिस्टम पागल होने लगा। उसने अपने हाथ पैनल पर रखे और भ्रमित नजर से सोचने लगा कि सिस्टम क्यों विफल हो रहा था। वह पलटा और एक गंभीर भाव के साथ फ्रेंडो को सूचित किया कि उसके रडार ने एक स्तर 10 योद्धा का पता लगाया है। यह सुनकर फ्रेंडो भ्रमित हो गया क्योंकि उसके सिस्टम ने कुछ भी नहीं पकड़ा था। जबकि उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, उसने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया, अपने हाथ आगे बढ़ाए और मुस्कुराते हुए गिशी को समझाया कि इस तरह के दयनीय स्थान पर एक स्तर 10 योद्धा का दिखाई देना असंभव था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक सिस्टम विफलता थी। तभी फ्रेंडो की आंखें जिज्ञासा और भ्रम से भर गईं क्योंकि कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। नीले ग्रह के पीछे एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा उभरने लगी। कुछ ही समय बाद नीले ग्रह के पीछे एक सूर्य के आकार का एक विशाल तारा दिखाई दिया। फ्रेंडो और गिशी का ध्यान उस पर केंद्रित था। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं और उनके जबड़े भ्रम में खुले हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। तारा नीले ग्रह के ऊपर से गुजरा और उनके अंतरिक्ष यान की ओर बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। फ्रेंडो और गिशी घबरा गए, यह महसूस करते हुए कि यह सूर्य था। भय से भरी आंखों के साथ गिशी ने लार निगल ली और पागलों की तरह पसीना बहाना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा था, क्योंकि एक रहने योग्य ग्रह के इतने करीब एक तारा सामान्य नहीं हो सकता था। फ्रेंडो को पागलों की तरह पसीना आने लगा और एक उग्र नजर से उसने महसूस किया कि यह एक तारा नहीं था, बल्कि किसी तरह की दिव्य मार्शल क्षमता थी। सूर्य का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे यह फटने लगा। फ्रेंडो का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसका मन भय से भर गया, यह महसूस करते हुए कि तारे के अंदर एक मानव सिलहूट था। जैसे ही सूर्य फटा,
लू शेंग मार्शल आग से घिरे अपने शरीर के साथ उभरा और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि नीले ग्रह के सामने अंतरिक्ष कचरा जाने से मना किया गया था। फ्रेंडो ने अपना दिमाग खोना शुरू कर दिया और घबराई हुई निगाहों से गिशी को भागने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वह भ्रमित महसूस कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान चालू किए और बिना एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए उन्होंने नीले ग्रह की ओर पीठ कर ली और भागने लगे। फ्रेंडो, जो अपने अंतरिक्ष यान को नियंत्रित कर रहा था, ने अपने दांत भींचे और क्रोधित महसूस किया। उस पल उसे इजी की मौत के बारे में भयानक सच्चाई समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वे एक सच्चे राक्षस का सामना कर रहे थे। डर से भरी नजर से वह लू शेंग की ओर मुड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास कम से कम 11वें स्तर के योद्धा की शक्ति थी। तुरंत उसने भागने के लिए एक अंतरिक्ष छलांग लगाने और प्रमुख को सूचित करने के लिए वापस लौटने का फैसला किया। जब धीरे धीरे उनके अंतरिक्ष यान दूर जा रहे थे, लू शेंग ने चुपचाप ध्यान से देखना शुरू कर दिया। लू शेंग ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और जब उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उसने अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब जब वे आ चुके थे तो यह स्पष्ट था कि अब जाने का कोई कारण नहीं था। लू शेंग की मार्शल ऊर्जा ने असर दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फ्रेंडो के मुंह से खून बहने लगा। डर से भरी एक भ्रमित निगाह से उसने महसूस किया कि यह मार्शल शक्ति थी। गिशी ने खून की उल्टी शुरू कर दी और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि यह एक स्तर 11 योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति थी। कुछ ही देर बाद फ्रेंडो जमीन पर गिर पड़ा, यह सोचते हुए कि इतनी अपार शक्ति वाला वह आध्यात्मिक योद्धा वास्तव में कौन था। उस पल अपने शरीर को नीली मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ लू शेंग अपने जहाज पर दिखाई दिया और उसे एक जिज्ञासु नजर से चुपचाप देखना शुरू कर दिया। थार बोरी ने फ्रेंडो को एक भेदी अभिव्यक्ति के साथ ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसके लिए स्तर 11 से नीचे के लोगों को खत्म करना घास काटने जितना आसान था। उसने मुश्किल से उनकी आत्माओं को छुआ और उन्हें तुरंत बुझा दिया। उसने महसूस किया कि बिना इस पर ध्यान दिए वह उस स्तर तक बढ़ गया था। उसी समय स्टार पायरेट कबीले के पंजे पर दूर अंतरिक्ष में बैंगनी बालों वाला एक आदमी अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठा था और अपने विचारों में डूबा हुआ था। वह क्रिम्सन आई था, जो स्टार पायरेट्स का नेता था। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, क्योंकि गिशी और फ्रेंडो का भी संपर्क टूट चुका था। भूरे बालों वाली एक महिला जो एक गिलास के साथ एक ट्रे पकड़े हुए थी, दिखाई दी और यह सुनते ही उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। नेता उसकी ओर मुड़ा और चुपचाप उसे देखने लगा। वह खड़ा हुआ और एक जिज्ञासु नजर से अंतरिक्ष यान की प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे यह नीला ग्रह दिखाने लगा। वह विश्वास नहीं कर सका कि स्तर 1 संसाधनों वाला एक छोटा ग्रह गिशी और अन्य 3 स्तर 10 योद्धाओं को बिना किसी निशान के गायब करने में कामयाब रहा था। महिला ने अपनी बाहें पार की और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सोचा कि यह स्टार पुलिस का काम था। नेता की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उनके लिए यह बहुत संभव नहीं था कि यह स्टार पुलिस के बारे में था, क्योंकि भले ही जब सेना की टुकड़ी आई तो उसके आदमियों ने कम से कम एक संकेत भेजना बंद नहीं किया होगा। संभवतः उन्हें एक पल में ही मार दिया गया था। यह सुनकर उसकी आंखें भय से भर गईं और वह घबराने से खुद को नहीं रोक पाई। अनिश्चित भाव के साथ नेता ने देखने का फैसला किया। भय और चिंता से भरी आंखों के साथ उसने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। नेता की आंखें बुराई से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह शांत महसूस कर रहा था,
क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास एक इक्का है अपनी आस्तीन में। भले ही अपने चरम पर एक स्तर 11 योद्धा उसे पकड़ने के लिए आए, उसे भरोसा था कि वह बिना किसी चोट के बाहर आने की ताकत रखता है। उन्होंने बिना किसी कारण के 3 लोगों को खो दिया था, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसे पता लगाना था कि क्या हुआ था। यह वीडियो का अंत है। कई योद्धा बच गए थे, लेकिन सभी घायल थे। वे खड़े हो गए और हमारे लड़के के पास जाने लगे, जो खड़ा था और जमीन की ओर देख रहा था। उसका ध्यान झेंगियों पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कह रही थी कि यह बहुत संभव है कि कम्बरलैंड की मृत्यु नहीं हुई है। झेंगयू, जिसका माथा खून से लथपथ था और शरीर खरोंचों से भरा था, उदास भाव से जमीन को देखने लगी और अपना सिर हिलाया। उसके अनुसार यह संभावना थी कि कम्बरलैंड जीवित था। उस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था एजी का स्टारशिप। लुशेंग ने पलटकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। झेंगयू ने खुलासा किया कि एजी, दुष्ट भाला मार्शल संतों को मौत के कगार पर छोड़ गया और फिर उन्हें अपने अंतरिक्ष यान में बंद कर दिया। लेकिन वे जहाज की सुरक्षा को तोड़ नहीं सके। जबकि लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, उसने ध्यान केंद्रित किया और जहाज को घूरना शुरू कर दिया, हमला करने के लिए तैयार। शांत भाव से लुशेंग ने एक शक्तिशाली काटने वाले विस्फोट के साथ हमला किया, जिसने जहाज की सुरक्षा को नष्ट कर दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। झेंगयू और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग ने अंतरिक्ष यान की सुरक्षा को इतनी आसानी से तोड़ दिया था। एक आनंदमय नजर के साथ लुशेंग ने अपने हाथ को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके अनुसार जहाज की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन उन्हें तोड़ना उसके हाथ से अखरोट तोड़ने जैसा था। जबकि उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, उसने अपना हाथ अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए झेंगियों को लोगों को बचाने का मिशन सौंपा, यह समझाते हुए कि उसे कुछ मामलों पर ध्यान देना है। एक आश्चर्यचकित भाव के साथ झेंगयू ने अपने हाथ पर अपनी मुट्ठी मारी और अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग इतना शक्तिशाली था। बिना और समय बर्बाद किए लुशेंग ने गति पकड़ी और अंतरिक्ष में चढ़ना शुरू कर दिया। सभी योद्धाओं ने हमारे लड़के के सामने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक भगवान लुशेंग को विदाई दी। जबकि लुशेंग की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, उसने ध्यान केंद्रित किया और तेजी से उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद अपने शरीर को मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ लुशेंग अंतरिक्ष में पहुंच गया। हमारे लड़के ने नीले ग्रह का निरीक्षण करना शुरू किया, यह देखते हुए कि वह ईजी से अधिक शक्तिशाली था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईजी का नेता एक स्तर 10 योद्धा या अधिकतम स्तर 11 होना चाहिए। लेकिन यह असंभव था कि नेता एक स्तर 11 योद्धा से आगे निकल सके। शांत दृष्टि से लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद भी स्पष्ट नहीं था कि वह अब कितना शक्तिशाली था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक आह भरी और याद किया कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है। उसके लिए सांस लेना अब कोई जरूरी चीज नहीं थी, बल्कि एक आदत बन गई थी। एक जिज्ञासु नजर के साथ लुशेंग ने अपने हाथ को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि आदतें बदल सकती हैं, जैसे धूम्रपान या शराब पीना, और अपने शरीर को तारे के रूप में फिर से बनाना। एक निश्चित अर्थ में वह पूरी तरह से मानव होना बंद कर चुका था, अस्तित्व के एक बिल्कुल नए स्तर पर प्रवेश कर चुका था। अंतरिक्ष सितारों से भरा हुआ था, यह सुंदर था,
वह आकाश से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और अपने आध्यात्मिक रूप को पूरी तरह से प्रकट कर सकता था। दृढ़ संकल्प के साथ, चमकती आंखों के साथ, लुशेंग ने बैंगनी मार्शल ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। नीले तारे की तुलना में लुशेंग की मार्शल आत्मा विशाल थी और मार्शल आत्मा की तुलना में हमारा लड़का एक छोटी चींटी की तरह था। उसने स्वर्ग से उतरने वाले ग्रह के आकार की हथेली की कल्पना की और सोचा कि यह बुद्ध की हथेली द्वारा बेटे वुकोंग को वश में करने जैसा दृश्य होगा। वह चाहता था कि शायद एक दिन वह देवताओं और बुद्धों के बराबर आ सके। लुशेंग की मार्शल स्पिरिट एक तरफ देखने लगी। हमारे लड़के ने इजी के साथियों में से एक को ढूंढ लिया और उम्मीद जताई कि वह योद्धा लेवल 11 का होगा। जबकि लुशेंग के हाथ से घुटन भरी आभा निकल रही थी, उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसके अनुसार उस योद्धा को कुचलकर मारना बहुत उबाऊ होने वाला था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई क्योंकि उसके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के लिए मच्छर को मारना संतोषजनक नहीं होगा। एक जिज्ञासु नजर के साथ लुशेंग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और विचार करने लगा। उसने फैसला किया कि उस समय का लाभ उठाते हुए वह खुद को थोड़ा सा पुनर्गठित करेगा और अपने गुरु द्वारा उसे दिए गए सर्वोच्च खजाने की भी समीक्षा करेगा। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटी आकाशगंगा दिखाई दी, यह महसूस करते हुए कि यह किसी अन्य सभ्य ग्रह पर भौतिक ब्रह्मांड की सीट थी। यह पहले से ही अंधेरा हो गया था। यह ग्रह मिस्र जैसा लग रहा था और पिरामिडों से भरा था। पिरामिड के अंदर बहुत से लोग चुपचाप किसी के सामने झुके हुए थे। उनके सामने एक मोटा आदमी तैर रहा था जो मांस का ड्रमस्टिक खा रहा था और मिल्क शेक पी रहा था। उसके नीचे ऊर्जा क्रिस्टल से भरे खजाने के डिब्बे थे। गाल पर अभी भी भोजन के अवशेष के साथ एक दुष्ट नजर से मोटा आदमी पुरुषों को देखने लगा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उनके पास बस इतना ही था। राजा, जो उसके सामने झुका हुआ था, डर से कांपने लगा और वादा किया कि वे पहले ही आ चुके हैं। अपने राजघराने से खजाने का पूरा संग्रह लेकर आया। मोटा आदमी चुपचाप उसे देखने लगा। राजा का चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और खून बह रहा था। उसकी आंखें भय और हताशा से भरी हुई थीं। उसने बताया कि वे केवल इतनी राशि ही इकट्ठा कर पाए थे क्योंकि गाइड हर 10 साल में एक बार इसे इकट्ठा करता था। मोटे आदमी ने राजा की गर्दन पकड़ ली। यह देखकर राजा घबरा गया और चीखने लगा। जब राजा के मुंह से झाग निकल रहा था, मोटे आदमी की आंखें बुराई से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने राजा से कहा कि वह उसे धोखा देने की कोशिश न करे कि वह हिंसा को सबसे कम पसंद करता है। उसने राजा के शरीर को फेंक दिया, जिससे वह एक खंभे से टकरा गया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने इस मामले को भूल जाने का फैसला किया क्योंकि अब जाने का समय हो गया था। अगर वह थोड़ी और देर करता तो वह अपने दोस्तों के खिलाफ हार सकता था। राजा का खून बहने लगा और अब उसमें हिलने की ताकत नहीं थी। चिंतित भाव के साथ राजा की बेटी यह देखने के लिए दौड़कर उसके पास आई कि क्या वह ठीक है। क्रोधित नजर से पिता ने अपनी बेटी को बेवकूफ कहा और पूछा कि वह बाहर क्यों गई थी, उसे वापस छिपने का आदेश देते हुए। यह सुनकर बेटी की आंखों में उदासी के आंसू भर आए। उस पल गोलमटोल आदमी के हाथों ने राजकुमारी को कमर से पकड़ लिया। यह महसूस करते ही वह भ्रम में पड़ गई। वह पागलों की तरह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने कहा था कि उनके पास अब अच्छा माल नहीं है। एक दुष्ट नजर से उसने उल्लेख किया कि राजकुमारी बहुत मूल्यवान है। यह सुनकर उसकी आंखें डर से भर गईं।
वह रोने से खुद को नहीं रोक सकी, यह जानते हुए कि वह खतरे में थी। प्रकाश की एक किरण ने गोलमटोल आदमी को उसके जहाज पर वापस ले जाना शुरू कर दिया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने राजकुमारी से इस ग्रह के बारे में भूल जाने के लिए कहा। डर और हताशा से भरी नजर से वह अपने पिता से मदद मांगने लगी। पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और केवल चिल्लाकर उससे अपनी बेटी को वापस देने के लिए कहा। एक बार जब मोटा आदमी उसके जहाज में घुसा तो वह उड़ गया और ग्रह से दूर चला गया। जहाज के अंदर ऊर्जा क्रिस्टल से भरी हुई पेटियां थीं और राजकुमारी बंधी हुई थी और छत से लटकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी क्योंकि उसके अनुसार वह बहुत क्रूर था। अपनी सीट पर बैठा मोटा आदमी सिस्टम विंडो का उपयोग करके अपने दोस्त से संपर्क किया और मुस्कुराते हुए भूत से पूछा कि उसके पक्ष में चीजें कैसी हैं। घोस्ट ने गंभीर नजर से उल्लेख किया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वे लौटने वाले थे, लेकिन उन्हें इजी से मिलने की जरूरत थी। यह सुनकर मोटे आदमी का दिमाग उलझन से भर गया। उसने खिड़की की ओर देखना शुरू किया और पूछा कि क्या यह सच है। भूत की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। एक लोकेटर दिखाते हुए उसने खुलासा किया कि इजी का सिग्नल उतार चढ़ाव कर रहा था। वह गायब हो गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान उसी स्थान पर रहा। उसी समय लुशेंग स्वप्न स्थान में चला गया। जब लाशें इधर-उधर भटक रही थीं, एक शांत भाव के साथ लुशेंग उस क्षेत्र में चलने लगा। स्वप्न स्थान बीज के अंदर था, लेकिन परिदृश्य अभी भी पहले जैसा था। एकमात्र अंतर यह था कि आधार 1359 पर जहां से सपना शुरू हुआ था, इस ग्रह पर सब कुछ गायब हो गया था और केवल अवशेष ही बचे थे। लुशेंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि अतीत में जो कुछ भी हुआ था, उसे उसके गुरु ने नष्ट कर दिया था और पोषक तत्वों में बदल दिया था जो उसकी मार्शल आर्ट के साथ मिल गए थे। लुशेंग ने सिस्टम को सक्रिय किया। प्राचीन संसाधन पुस्तकालय अभी भी मौजूद था और यह और भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उन झूठी छवियों को बनाए रखना, क्षमताओं का अनुमान लगाना, भविष्य की भविष्यवाणी करना और संसाधनों की खोज करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यही संसाधन पुस्तकालय की शक्ति का सार था। गंभीरता से चमकती आंखों के साथ लुशेंग ने खुद को अतीत से कल्पना करना शुरू कर दिया, यह समझते हुए कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शक्ति थी जो काम कर रही थी। पहले विचलन का कारण केवल इसलिए था क्योंकि मूल से बहुत कम शक्ति जुटाई गई थी और जिस स्तर की खोज की गई थी वह बहुत सतही था, जिसके परिणामस्वरूप जानकारी का अधूरा निष्कर्ष निकला। लुशेंग ने अपने हाथ को देखना शुरू किया और उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकलने लगी। अब उसके पास इस ग्रह की सारी मूल शक्ति थी, हालांकि यह ब्रह्मांड की कुल मूल शक्ति का इतना नगण्य हिस्सा था कि एक तक पहुंचने से पहले अनगिनत शून्य की आवश्यकता होगी। लुशेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। अगर वह भविष्य में 16वें या उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहता था और वास्तव में इस ब्रह्मांड को आपदा से बचाना चाहता था, तो उसे इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। उत्साहित मुस्कान के साथ लुशेंग ने अपने हाथ पर मुट्ठी मारी, इससे पहले कि वह एक सड़क या एक आधार को साफ कर पाता। लेकिन अब उसे एक एक करके ग्रहों को साफ करने की जरूरत थी, और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों को भी। चूंकि उसकी 10 परिपूर्ण मार्शल आर्ट के लिए बहुत अधिक मात्रा में मूल संचय की आवश्यकता थी। लुशेंग ने उड़ान भरना शुरू कर दिया, अंतरिक्ष में कई ग्रहों के नीचे से गुजरते हुए। उसने उस ग्रह का सार पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाए तो यह कितना शानदार होगा।
और न ही वह कितना शक्तिशाली होगा अगर वह दिन वास्तव में आ जाए। लुशेन ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उत्साहित भाव के साथ लुशेन ने अपनी मुट्ठी भींची। शायद वह वास्तव में मार्शल आर्ट शब्द का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि बन सकता है। यह वीडियो का अंत है।